नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डियर स्टूडेंट, हमने पीरियड टेबल को मुकम्मल तौर पर पढ़ लिया था। इसके अंदर ग्रुप पीरियड्स, इसके एटॉमिक नंबर और इसके अंदर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मुकम्मल तौर पर हम स्टडी कर चुके हैं। तो अब हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ना चाहते हैं इसे हम कहते हैं पीरियोडिक ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज का पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या रुझान है, क्या ट्रेंड है। अब हमारे पास जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं, वैसे वैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर भी तब्दीली आती है। यानी अलोंग द ग्रुप और अलोंग द पीरियड, दोनों तरीकों से एलिमेंट जो होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर एक रेगुलर किस्म की जो है वो तब्दीली या चेंज आ रही होती है। अब पहली जो हमारे पास प्रॉपर्टीज आती है इसे हम एटॉमिक साइज कहते हैं, कि एटम का जो साइज होगा या एटम का जो रेडियस होगा इसे एटॉमिक साइज का नाम दिया जाता है। अब इसे हम डिफाइन करते हैं, द मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी जो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल होते हैं उससे लेके और न्यूक्लियस से लेके जो हमारे पास फासला होगा, दैट इज नाउन एज ए एटॉमिक साइज। एटम जो होता है इसको हम यूं तस्वर करते हैं कि एटम आमतौर पर इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की तरतीब होती है वो सर्कुलर फॉर्म में होगी, यानी इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो गोल दायरों की शक्ल में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो दायरे होते हैं इन्हें हम ऑर्बिट कहते हैं और इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट के अंदर पाए जाते हैं। तो और इस ऑर्बिट यानी न्यूक्लियस से लेके इस ऑर्बिट तक का जो फासला होता है इसी चीज़ को आपने एटॉमिक साइज कहते हैं, या इसी चीज़ को जो हम नाम देते हैं वो एटॉमिक रेडियाई भी इसको हम कहते हैं। तो ये जो पहला ऑर्बिट के बारे में जो पहला कंसेप्ट था ये नील बोहर ने हमें 1911 से लेके 1913 में अपने बोहर एटॉमिक मॉडल में दिया था। नील बोहर का उस वक्त ख्याल था कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पार्टिकल हैं और पार्टिकल की पोजीशन एक जगह पे फिक्स होती है, तो इसलिए उसने हमें एटॉमिक साइज की डेफिनेशन ये दी थी कि न्यूक्लियस से लेके आखिरी शेल तक का जो फासला होगा उसे आपने एटॉमिक साइज का नाम देते हैं। लेकिन 1924 में 1924 में डी ब्रोगली ने यह कंसेप्ट दिया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये वेव लाइक प्रॉपर्टी शो करते हैं, कि इलेक्ट्रॉन के अंदर एक खसूसियात पाई जाती है जिसे हम वेव लाइक प्रॉपर्टीज़, कि इनके अंदर वेव्स की तरह प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, ये वेव लाइक प्रॉपर्टी शो करते हैं। और इसी चीज़ के ऊपर जब वेव लाइक प्रॉपर्टी शो करते हैं तो किसी भी वेव्स की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं होती बल्कि चेंज होती रहती है। तो इसी चीज़ के ऊपर समरफील्ड ने काम किया, डेरविक ने काम किया, लास्ट में श्रोडिंगर ने हमें जो है इस प्रॉब्लम को, इस मसले का हल दिया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये पार्टिकल हैं बट दे आल्सो शो वेव लाइक प्रॉपर्टीज़। अब हमारे पास जो इसकी डेफिनेशन आती है वो ये आती है कि इलेक्ट्रॉन की एक फिक्स पोजीशन नहीं है बल्कि इसकी प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबल होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक ख़ास हिस्से के अंदर पाया जाएगा। इस चीज़ को हम प्रोबेबिलिटी का नाम देते हैं कि ये प्रोबेबल होगा। तो अब हमारे पास जो एटॉमिक साइज होता है, एटॉमिक साइज कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली। आप एटॉमिक साइज को एक्यूरेटली नहीं मेजर कर सकते। इसकी पहली रीज़न यही है कि इलेक्ट्रॉन शो वेव लाइक प्रॉपर्टीज़, तो वेव्स की कोई एग्जैक्ट पोजीशन नहीं होती। सेकंड थिंग ये है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेबर टू नेबर, अगर एक से दूसरे कंपाउंड के अंदर एक ही एलिमेंट जा रहा है तो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उस जो है उसका एटॉमिक साइज जो है वेरी कर रहा होता है। तो इसलिए हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स भी आती हैं जिसमें हम एटॉमिक साइज़ को मेजर करते हैं, लेकिन एक्यूरेट एटॉमिक साइज़ हम मेजर नहीं कर सकते। जो टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं इसे हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स कहते हैं। हमारे पास एक्सरे डाइफ्रैक्शंस होता है, इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शंस होता है। इन टेक्निक्स को हम जो है वो मेजर करते हैं इन टेक्निक्स के ज़रिए। अब हमने ये देखना है कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल होता है इसके अंदर एटॉमिक साइज़ का क्या ट्रेंड होगा, किस तरीके से एटॉमिक साइज़ हमें मिलता है। अब हमारे पास जो है एटॉमिक साइज़ को जिस तरीके से हम मुख्तलिफ़ किस्म के यूनिट्स आते हैं जिसमें हम एटॉमिक साइज़ को मेजर करते हैं, तो एटॉमिक साइज़ इज़ आल्सो मेजर्ड इन एंगस्ट्रॉन,
मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर और पिकोमीटर, इन यूनिट्स के जरिए एटॉमिक साइज को मेजर किया जाता है। अब हम देख रहे हैं फॉर एग्जांपल जैसे लिथियम है, इसका एटॉमिक साइज 152 पिकोमीटर है, सोडियम का एटॉमिक साइज 186 पिकोमीटर है, पोटाशियम का साइज 231 पिकोमीटर है, रुबिडियम का साइज 244 पिकोमीटर है, सीजियम जो होता है इसका साइज 262 पिकोमीटर है। ये एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट्स हैं मुख्तलिफ। ऐसे हमारे पास ये नोबल गैसेज हैं। नोबल गैसेज फ्लोरीन का 71 पिकोमीटर है, क्लोरीन का 99 पिकोमीटर है, ब्रोमीन का 114 पिकोमीटर है, आयोडीन जो होगी वो 113 पिकोमीटर होगा। अब हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है इसका ट्रेंड देखना चाहते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर एटॉमिक साइज का क्या ट्रेंड है। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल की कुछ वैल्यूज़ हैं। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर इस तरफ से अगर हम लेफ़्ट टू राइट की तरफ मूव करते हैं तो ये हमारे पास पीरियड है। इस पीरियड के अंदर पहला एलिमेंट्स हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन का हम एटॉमिक साइज देखते हैं तो 37 पिकोमीटर है, और हीलियम का जो साइज़ होगा, हीलियम का जो हमारे पास साइज़ आता है वो 31 पिकोमीटर है। तो अब अगर हम लेफ़्ट टू राइट की तरफ पहले हम पढ़ रहे हैं कि पीरियड के अंदर एटॉमिक साइज क्या होगा, यानी पीरियड के अंदर एटॉमिक साइज का क्या ट्रेंड होगा। अगर हम लेफ़्ट टू राइट की तरफ मूव करते हैं, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। देखिए ये हमारे पास लिथियम है, इसका साइज 152 पिकोमीटर है, ये ब्रिलियम है 1111 पिकोमीटर है, ये बोरान है, इसका एटॉमिक साइज 80 पिकोमीटर है, कार्बन 77 है, नाइट्रोजन 74 है, और ऑक्सीजन 73 पिकोमीटर है, फ्लोरीन 72 पिकोमीटर है, नियान 71 पिकोमीटर है। लेफ़्ट टू राइट की तरफ मूव करते हुए एटॉमिक साइज जो होता है वो डिक्रीज होता है। तो एटॉमिक साइज क्यों डिक्रीज होता है, इसकी वजह यह है कि लेफ़्ट टू राइट की तरफ मूव करते हुए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ये एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में पाई जाती है। ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ न्यूक्लियस जो है वो खींचना शुरू कर देगा। इस तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से साइज जो होता है वो लेफ़्ट टू राइट की तरफ डिक्रीज हो जाता है। अगर हम ग्रुप में देखें, अगर हम किसी भी ग्रुप, ये हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल है, इसके अंदर अगर आप ग्रुप के अंदर एटॉमिक साइज को देखना चाहते हैं तो ये एटॉमिक साइज हमारे पास आएगा ग्रुप के अंदर। तो ये पहला ग्रुप है, इसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज 37 पिकोमीटर है, फिर लिथियम आएगा, ये 152 पिकोमीटर है, सोडियम का 186 पिकोमीटर है, पोटाशियम का 227 पिकोमीटर है, रुबिडियम 248 पिकोमीटर है, सीजियम जो होता है वो 265 पिकोमीटर है। तो हम देख रहे हैं कि अगर टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज जो होता है वो इंक्रीज हो रहा है। इसकी वजह यह है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। ड्यू टू दिस रीज़न कि साइज ऑफ एन एटम इज इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर टॉप से बॉटम की तरफ आप मूव करना चाहते हैं तो ये एटॉमिक साइज जो होता है वो इंक्रीज होता है। अगर हम लेफ़्ट टू राइट की तरफ मूव करना चाहते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज हो जाता है। अब दो अहम बातें कि हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा एटॉमिक साइज जो होता है वो सीजियम का होता है। पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा साइज जिस एलिमेंट का एटॉमिक साइज है वो सीजियम है, 265 पिकोमीटर इसका साइज होगा। और पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे कम साइज जो होता है वो हीलियम का होता है। सब एलिमेंट्स के अंदर हीलियम का साइज सबसे कम होता है, ये 31 पिकोमीटर के करीब होता है। आयनिक साइज, अब हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं इसे हम कहते हैं आयनिक साइज। अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लॉस करता है तो इसके बाद वो आयन में तब्दील हो जाएगा, इसे हम आयन कहेंगे। अब किसी भी आयन के न्यूक्लियस से लेके आखिरी शेल तक के फासले को आयनिक साइज कहते हैं। तो आयनिक साइज हमारे पास दो तरह का होता है, एक कैटायनिक साइज होता है और एक एनायनिक साइज। अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, यानी उसका एक इलेक्ट्रॉन अगर चला जाए, इसके बाद वो जो सब्सटेंस होती है दैट इज नोन एज ए कैटायन, तो इसको हम कैटायन कहेंगे और इसका जो साइज होता है इसे हम कैटायनिक साइज कहते हैं। अब ये हमारे पास लिथियम है, ये इसका कैटायनिक साइज है 76 पिकोमीटर है। ये सोडियम आयन है, इसका साइज 95 पिकोमीटर है। ये पोटाशियम है, इसका साइज 138 पिकोमीटर है। रुबिडियम का साइज 152 पिकोमीटर है। सीजियम जो होता है इसका साइज 176 पिकोमीटर है।
तो ये बात हमारे सामने आती है कि वाई, ये अक्सर शार्ट क्वेश्चन भी आता है, वाई केटाइन है स्मॉलर साइज दैन न्यूट्रल एटम। आमतौर पर ये जो केटाइन होता है इसका साइज छोटा होता है जबकि न्यूट्रल एटम का साइज बड़ा होता है। इसकी रीज़न ये है कि जब किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं तो प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा हो जाती है, और जबकि इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो जाती है तो प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा होने से उसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है। इसलिए न्यूट्रल एटम का साइज़ बड़ा होता है और केटाइन का साइज़ छोटा होता है। जैसे सोडियम जो होगा दैट हैज़ ए बिगर इन साइज दैन दैट ऑफ सोडियम आइन। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो लिथियम है इसका साइज़ 152 पिकोमीटर है, लिथियम आइन जो होता है इसका साइज़ 76 पिकोमीटर है क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। ऐसे जो सोडियम होगा ये 186 है, सोडियम आइन का साइज़ 95 पिकोमीटर है। पोटाशियम 231 है, पोटाशियम आइन जो होगा ये 138 पिकोमीटर होगा। रुबीडियम जो होगा 244 है, रुबीडियम आइन 152 पिकोमीटर होगा। इसी तरीके से सीजियम का साइन जो है वो हमारे पास साइज आ जाएगा। अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं बिटवीन एटॉमिक साइज अलोंग वाई, एटॉमिक रेडियाई अलोंग एक्स एक्सिस, और इसके एटॉमिक नंबर जो होते हैं, एटॉमिक नंबर हम लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस और एटॉमिक साइज हम लेते हैं अलोंग वाई एक्सिस, तो हमें कर्व जो मिलती है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर से, ग्रुप के अंदर एटॉमिक साइज इंक्रीज तो हो रहा होता है लेकिन जो न्यूट्रल एटम होगा इसका एटॉमिक साइज हमेशा ज़्यादा होता है, और जो केटाइन होगा इसका एटॉमिक साइज जो होगा वो अपने न्यूट्रल एटम से कम होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आती है उस चीज़ को हम कहते हैं एनायनिक साइज। कि एनायनिक साइज क्या होता है, अगर कोई भी आयन इलेक्ट्रॉन, अगर कोई भी एक एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इसके बाद वो जिस चीज़ के अंदर तब्दील हो जाएगा इसे आप एनाइन कहते हैं। तो आमतौर पर ये जो एनाइन होगा इसका साइज, एनाइन का साइज हमेशा ग्रेटर हो जाता है दैन दैट ऑफ न्यूट्रल एटम। ये न्यूट्रल एटम से एनाइन का साइज बड़ा होता है। इसकी रीज़न ये है, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, वाई एनाइन हैज़ ग्रेटर साइज दैन न्यूट्रल एटम। वजह यह है कि जब कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जैसे क्लोरीन है इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में 2 होंगे, दूसरे में 8 और आखिरी शेल में 7। जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आने की कोशिश करता है तो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, तो इस तरीके से फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ने की वजह से एनाइन का साइज जो होता है वो न्यूट्रल एटम से इंक्रीज हो जाता है। अब हम देख सकते हैं तो हमारे पास ये जो फ्लोरीन न्यूट्रल एटम है इसका साइज 71 पिकोमीटर है, जबकि फ्लोराइड आइन 119 पिकोमीटर है। क्लोरीन का साइज 99 पिकोमीटर है, क्लोराइड आइन 167 पिकोमीटर है। ऐसे ब्रोमीन जो होगी ये 114 है, ब्रोमाइड आइन जो होगा ये 182 पिकोमीटर है। आयोडीन का जो साइज होता है 133 पिकोमीटर है, आयोडाइड आइन का साइज 206 पिकोमीटर होगा। यानी न्यूट्रल एटम का साइज हमेशा जो है वो एनाइन से कम होता है। अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें तो ये हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस एटॉमिक नंबर है, अलोंग वाई एक्सिस जो होता है वो हमारे पास इनके एटॉमिक एनायनिक रेडियाई हैं। तो जो न्यूट्रल एटम होते हैं उनका साइज़ कम है, उनकी कर्व हमें लोअर कर्व मिल रही है, और जो एनाइन है इनका साइज़ अपने न्यूट्रल एटम से इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि इसके अंदर फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ जाती है बिटवीन द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड द इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज इसमें कम हो जाता है। अब हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ना चाहते हैं इसे हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइंस। यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर MCAT ECAT में यहाँ से क्वेश्चन लाजमी आता है। आइसो मीन सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी भी आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो उसे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस आर आयंस दैट हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे आर मेनी आयंस दैट आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। हमारे पास बहुत सारे ऐसे आयंस होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास सोडियम है और फ्लोराइड आयन है, एक हमारे पास सोडियम आयन है और दूसरा फ्लोराइड आयन है। अब हमसे पूछा जा रहा है बताओ जी इसमें से किसका जो है वो साइज़ बड़ा है, कौन सा साइज़ में छोटा है। अब ये जो सोडियम आयन होता है इसके अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन है, ये जो फ्लोरीन है इस फ्लोराइड आयन के अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन है। अब हम देखेंगे न्यूक्लियर चार्ज किसका ज़्यादा है। न्यूक्लियर चार्ज से क्या मुराद है कि प्रोटॉन किसके अंदर ज़्यादा है। अगर हम सोडियम को देखते हैं तो सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। फ्लोरीन के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है
और 9 प्रोटॉन है तो इसका न्यूक्लियर चार्ज कम है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो सोडियम होगा इसका साइज़ कम है, जबकि फ्लोराइड आयन का साइज़ क्या होगा, ज़्यादा होगा। सिमिलरली हमारे पास कुछ और केसेस आ रहे हैं। तो हमारे पास जैसे ये सल्फाइड है, इसको हम कहते हैं ये सल्फाइड है, ये क्लोराइड आयन है, ये पोटाशियम आयन है, ये कैल्शियम आयन है। ऑल दीज 4 स्पीशीज हैज़ 18 इलेक्ट्रॉन। इन सब के अंदर हमारे पास जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सब के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो अब हम इनमें देखना चाहते हैं कि जिसका एटॉमिक नंबर जिसके अंदर प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा होगी उसी स्पीशीज़ का एटॉमिक साइज जो है वो कम होगा। अब देखें जैसे सल्फाइड है, इसके अंदर 16 प्रोटॉन है, इसके अंदर 16 प्रोटॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है ये प्रोटॉन पे डिपेंड करता है। इसमें 16 प्रोटॉन है तो इसका न्यूक्लियर चार्ज 16 है। अब क्लोराइड आयन जो है इसमें 17 प्रोटॉन है तो इसका न्यूक्लियर चार्ज 17 है, यानी ये 17 के बराबर होगा। पोटाशियम जो होगा इसके अंदर 19 प्रोटॉन है तो इसका न्यूक्लियर चार्ज जो है वो भी 19 है। और कैल्शियम जो होगा इसमें 20 प्रोटॉन है तो इसका न्यूक्लियर चार्ज भी 20 होगा। अब हमारा फार्मूला ये है कि जिसके अंदर प्रोटॉन ज़्यादा होंगे उसी का साइज सबसे छोटा होगा। अगर आप इधर से देखना चाहते हैं तो कैल्शियम के प्रोटॉन 20 है तो ये सबसे छोटा होगा, फिर पोटाशियम के प्रोटॉन 19 है, फिर ये आएगा, फिर 17 हमारे पास क्लोराइड आयन के प्रोटॉन 17 है, सल्फाइड के 16 है। तो इस तरीके से हमारे पास जो ऑर्डर बनेगा कैल्शियम का साइज सबसे छोटा होगा, फिर पोटाशियम आयन होगा, फिर क्लोराइड आयन होगा, फिर सल्फाइड आयन होगा। अब हम तीसरी एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स हैं, नियान है, सोडियम आयन है, फ्लोराइड आयन है, ऑक्साइड्स आयन है और मैग्नीशियम आयन है। दीज आर ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं क्योंकि दे कंसिस्ट ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें सबसे ज़्यादा अगर आप नियान को देखना चाहते हैं तो नियान के अंदर 10 प्रोटॉन है। अगर आप सोडियम को देखना चाहते हैं तो इसके अंदर भी 10 प्रोटॉन है। फ्लोरीन को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके अंदर 9 प्रोटॉन है। अगर आप सोडियम को देखते हैं तो इसके अंदर 11 प्रोटॉन है। अगर हम ऑक्सीजन को देखते हैं तो इसमें 8 प्रोटॉन है। अगर हम मैग्नीशियम को देखते हैं तो इसके अंदर 12 प्रोटॉन है। तो ये हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज है। तो मैग्नीशियम के अंदर 12 प्रोटॉन है तो इसका एटॉमिक साइज सबसे कम होगा। फिर हमारे पास सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन है तो इसका साइज इससे जो है वो ज़्यादा होगा। फिर नियान होगा, फिर फ्लोरीन होगी और सबसे छोटा साइज जो होगा वो ऑक्सीजन का होगा। हमारे पास सबसे ज़्यादा साइज जो होगा वो ऑक्सीजन का होगा बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 8 प्रोटॉन। फिर इससे कम साइज जो होगा वो हमारे पास फ्लोराइड आयन का होगा, इससे साइज छोटा होगा फ्लोराइड आयन का होगा। फिर इससे छोटा साइज जो हमारे पास आ जाएगा वो नियान का होगा। फिर इससे छोटा साइज जो होगा वो सोडियम का होगा और सबसे छोटा साइज जो होगा वो मैग्नीशियम आयन का होगा क्योंकि मैग्नीशियम आयन के अंदर न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा है, इसलिए मैग्नीशियम का जो साइज़ है वो सबसे छोटा होगा, ये स्मॉलेस्ट इन साइज़ होगा और ये हमारे पास जो होगा ये लार्जेस्ट इन साइज़ होगा। अब हमारी एक अहम टॉपिक जो है, एक शार्ट क्वेश्चन जो बार बार एटॉमिक साइज के अंदर आता है, उसे हम कहते हैं लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के लेंथेनाइड का सुकड़ जाना, इसे हम लेंथेनाइड कंट्रैक्शन कहते हैं। होता क्या है, अगर लेंथेनाइड्स के अंदर द स्टेडी डिक्रीज, आमतौर पर जो लेंथेनाइड्स होते हैं इनके एटम्स होंगे या इनके आयंस होते हैं, अगर आप लेफ़्ट टू राइट की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने से इनका साइज डिक्रीज हो रहा होता है, दैट इज़ नोन एज ए लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। तो इस चीज़ को आपने लेंथेनाइड कंट्रैक्शन कहते हैं। तो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन असल में होती क्यों है, तो ये हमारे पास न्यूक्लियस है। तो हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक एस होता है, एक पी है, एक डी है और एफ है। सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट, सबसे ज़्यादा जो शील्डिंग इफेक्ट पाया जाता है वो एस ऑर्बिटल में पाया जाता है। उससे कम शील्डिंग इफेक्ट पी ऑर्बिटल में होता है, फिर डी ऑर्बिटल में होता है। सबसे पुअर जो ऑर्बिटल शील्डिंग इफेक्ट शो करता है वो एफ है। अब इस डायग्राम से आप देखें कि ये हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज है, यानी एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये पॉजिटिव चार्ज पाया जा रहा है और ये इसके इनर इलेक्ट्रॉन है, ये 1 2 3, ये हमारे पास जो है ये इनर इलेक्ट्रॉन है और ये बाहर हमने ये 3 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं, 1 2 3, इसे हम आउटर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट सिर्फ
इन दो में, यानी इन दो के अंदर ये शील्डिंग इफेक्ट पाया जाता है। इसको इस इलेक्ट्रॉन ने इस इलेक्ट्रॉन को शील्ड किया हुआ है, यानी न्यूक्लियस और इसके दरमियान में आ गया है, ताकि न्यूक्लियस और इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाए। और इसलिए ये वाला जो है ये डायरेक्ट न्यूक्लियर चार्ज है, इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को भी न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसलिए एफ ब्लॉक के अंदर वो लैंथेनाइड कंट्रैक्शन इसलिए होती है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल। अब हम लैंथेनाइड सीरीज को देखते हैं। तो हमने लेक्चर नंबर 4 के अंदर पीरियोडिक टेबल को याद करने का तरीका बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो लेक्चर नंबर 4 को देख लें। तो ये हमारे पास लैंथेनाइड सीरीज है, इसको हमने याद करना है। ये लैंथीनियम है, लैंथीनियम है, इसके बाद ये शुरू होती है। तो पहले आपको याद करने का तरीका बता दूं। सीरम, इसको आपने याद करना है, सीरम, सीरम और प्रीति ने डांटा, सीरम और प्रीति ने डांटा पूनम और सन्नम को, सीरम और प्रीति ने डांटा पूनम और सन्नम को। यहाँ से आपने याद करना है यूरोप गया, टीबी और डायबिटिक हुआ, यूरोप गया, टीबी और डायबिटिक हुआ। फिर लास्ट आपने याद करनी है, अरे टमाटर ये भी लो, अरे टमाटर ये भी लो। तो ये हमारे पास जो है लैंथेनाइड की सीरीज है, जिसे आपने याद करना है। ये ल्यूटीलियम है लास्ट एलिमेंट, जिसका एटॉमिक नंबर 71 है। अब अगर हम लैंथेनाइड्स को देखें तो ये हमारे पास लैंथेनाइड्स हैं। तो ये लैंथीनियम है, ये सीरियम है, जिसे अभी हमने याद किया था कि यानी सीरम, प्रीति ने डांटा पूनम और सनम को, यूरोप गया, टीबी और डायबिटिक हुआ, अरे टमाटर ये भी लो। अब इसका एटॉमिक नंबर 57 है। अगर आप इसका रेडियाई देखना चाहते हैं तो ये रेडियाई आपने एंगस्ट्रॉन के अंदर देखी है। तो आमतौर पर एटॉमिक रेडियाई मेजर करने के लिए हम एंगस्ट्रॉन भी यूज़ करते हैं, नैनोमीटर भी यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर भी यूज़ करते हैं, पिकोमीटर भी यूज़ करते हैं। तो इसका अगर आप एटॉमिक साइज देखते हैं तो 1.83 है, ये 1.81 है, ऐसे 1.82 है। तो ये ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है इसका साइज, ऐसा ऐसा इसका साइज जो है ये कम हो रहा है। दैट इज नाउन एज ए लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। यानी अगर लैंथेनाइड का साइज होता है लेफ्ट टू राइट की तरफ स्लोली स्लोली डिक्रीज हो रहा होता है, तो इसी को हम लैंथेनाइड कंट्रैक्शन कहते हैं। आमतौर पर जितने भी लैंथेनाइड्स होते हैं ये +3 इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अगर आप इन्हें आयनिक साइज में देखें फिर भी हमें साफ नज़र आ रहा है कि इनका जो साइज होता है एटॉमिक, इनका जो आयनिक साइज होता है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। इस चीज़ को हम लैंथेनाइड कंट्रैक्शन कहते हैं। सेम ट्रेंड जो होता है वो हमें एक्टेनाइड्स में मिल रहा होता है, उसे हम एक्टेनाइड्स कंट्रैक्शन कहते हैं। ये हमारा लास्ट ग्राफ है। ये ग्राफ जो होता है ये एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर है लैंथीनियम का है, ये हमारे पास एटॉमिक नंबर है, जहाँ पे इनका एटॉमिक रेडियाई है। अगर हम इस ग्राफ के अंदर देखें तो हमें लैंथेनाइड्स का जो साइज होता है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। दैट इज नाउन एज ए लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको एटॉमिक साइज बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।